अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और भारत के आर्मी चीफ के बारे में कुछ बता दूं कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की शपथ का जो प्रोग्राम था उसमें भारत के सारे नामी गिरामी लोग आए थे। इसके अलावा पड़ोसी कंट्रीज़ बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स भी आए थे। वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ थे, मुकेश अंबानी जी थे, शाहरुख खान थे, अक्षय कुमार थे। बताने का मकसद ये है कि भारत के आर्मी चीफ पाँचवीं छठी लाइन में पीछे बैठे थे, पाँचवीं छठी लाइन में। अब आई डोंट नो करेक्ट है कि नहीं, किसी ने ये भेजा है कि पाँचवीं छठी लाइन में बैठे थे और हमारे आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर से भी दो हाथ आगे होते हैं। फॉरेन ट्रिप में प्राइम मिनिस्टर के साथ ही जाके मिलते हैं सबके साथ, और पाकिस्तान में कोई फॉरेन मिनिस्टर या कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है तो उससे भी अलग से मिलते हैं। ये सिलसिला आज का नहीं है, पहले का है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान अमेरिका के दौरे पर गया था और यूनाइटेड नेशंस में उसने इस्लामोफोबिया और ये सब ड्रामे जो किए थे, इमरान खान के अमेरिका जाने से एक हफ्ते पहले बाजवा पहुंच गया था अमेरिका, और सारे मामलात बाजवा ने तय कर लिए थे अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से, पेंटागन से, और इमरान खान को सिर्फ स्टैंप लगाने के लिए कि एज ए प्राइम मिनिस्टर उसी ने ये सब चीज़ें एग्री करनी होती हैं, तो उसके लिए वो बाद में आया था। और इमरान खान का काम था कि थिंक टैंक्स और मीडिया और उनके सामने इस्लामोफोबिया और कश्मीर और भारत और इन चीज़ों पे बातें करे और अपना जहर उगले, जबकि असल काम बाजवा करता था। इससे पहले राहिल शरीफ करता था, इससे पहले कियानी करता था, इससे पहले मुशर्रफ करता था। द लिस्ट गोज़ ऑन। जबकि भारत का आर्मी चीफ प्रोफेशनल ड्यूटीज़ बेहतरीन तरीके से देता है। जंग में फ्रंट पे भारत की आर्मी मुकाबला करती है, पाकिस्तान की थर्ड क्लास आर्मी को कई मौक़ों पे शिकस्त दे चुकी है। और अभी गलवान में जो हुआ उसमें चाइना का भी सही कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। ये फ़र्क है दोनों मुल्कों की आर्मी का। ये वार टिल विक्ट्री इन्होंने ऐलान किया था याया खान ने 16 दिसंबर, और उसी दिन हथियार भी फेंक दिए थे। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने एक रेजोल्यूशन पेश किया गया कि भारत और पाकिस्तान की जंग रोकी जाए ईस्ट पाकिस्तान में जो हो रही है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो रेजोल्यूशन यूं फाड़ा था पब्लिकली असेंबली के हॉल में, यूं फाड़ के फेंका था और बोला था हम भारत से 1000 साल जंग लड़ने को तैयार हैं। और जब वो होटल पहुंचे उसके कुछ ही घंटों बाद पता चल गया कि जनरल नियाज़ी ने सरेंडर कर दिया है। 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने अपनी पतलून उतार के भारतीय फ़ौजियों के हाथ में दे दी है। और ये आज भी जो भुट्टो के वो है ना जियाले और पाकिस्तानी जो जिनका जहन ही साला नहीं बदल रहा, वो आज भी वो वीडियो शौक से लगाते हैं कि देखो भुट्टो ने बहादुरी का काम किया। अबे कौन सा बहादुरी का काम? तो ये है, ज़ाहिर है जब आपकी प्रायोरिटीज़ ये होंगी, कराची के समंदर के सामने सी फ्रंट लैंड 6000 एकड़ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने मांग ली है। पाकिस्तान आर्मी ने सिंध गवर्नमेंट से 6000 एकड़ प्राइम लोकेशन सी फ्रंट के सामने मांग ली है शोहदा फैमिलीज़ के लिए। जबकि ये डीएचए बनेंगे, डीएचए में कोई गरीब फौजी नहीं रह सकता, गरीब फौजियों को कुछ नहीं मिलता। ये सब इनके अपने माल बनाने के काम हैं। अजीज़ दोस्तों, उसी पे याद आया कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने एक लिस्ट पेश की है जिसमें इसने बताया है कि मैंने कौन कौन से जर्नलिस्टों को कितना पैसा, कितनी करप्शन दी है। याद रहे मलिक रियाज ने आज से
12-15 साल पहले जब प्रोमिनेंस में आया, जब सबको पता चला कि अरे एक मलिक रियाज है, उसने बयान दिया था कि मैं अकेला पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकता हूँ, पाकिस्तान अगर मेरे हवाले किया जाए। तब से ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी पब्लिक उसको अरे हीरो। मैं उस वक्त बेल्जियम में था तो पंजाबी मेरे जितने दोस्त थे लाहौर के और इधर उधर, मुझे कहते हैं आरिफ भाई आप इतनी पॉलिटिक्स करते हो, मलिक रियाज देखो कितना बड़ा काम कर रहा है ये वो। चोर साला, अनपढ़ अंगूठा छाप, और बाकायदा पब्लिक में खड़े होकर इंटरव्यू दिया। कहाँ करप्शन में करता हूँ, पाकिस्तान में चलती ही करप्शन है। किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि आज तक मलिक रियाज को कहीं खड़ा कर सके, इसलिए कि बहरिया टाउन बनाता है, आर्मी के ऑफिसर्स के साथ मिलकर बनाता है। बहरिया इज़ नेवी, नेवी इज़ आर्मी। इसने अभी खाली मैं आपके सामने नजम सेठी का रखता हूँ कि नजम सेठी को इसने क्या कुछ दिया। 1 करोड़ रुपया कैश, 1 कनाल प्लॉट, अमेरिका का विथ फैमिली फुल्ली पेड ट्रिप, मंथली सैलरी मुस्लिम कमर्शियल बैंक से, मैन बुलेवार्ड पे एक अपार्टमेंट वगैरह वगैरह, फिर कामरान खान और बाकी जर्नलिस्टों का। ये है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के टट्टुओं का मुल्क। अब आते हैं लॉ एंड ऑर्डर की तो हालत ख़राब ही है। अब ईद आ रही है, बकरा ईद है तो ज़ाहिर है बकरे गाय। कल कराची में बकरों से भरा ट्रक लूट के ले गए। बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर कामरान चौरंगी के करीब बकरों से भरा ट्रक लूट लिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान असलहे के जोर पर ट्रक लेकर फरार हो गए। ट्रक में 30 बकरे थे जिन्हें ड्राइवर हैदराबाद से कराची छोड़ने आया था। पुलिस का कहना है मुतासिरा व्यापारी की दरखास्त पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुलजिमान की तलाश भी जारी है। ये इस वक्त क्रिमिनल्स खुलेआम काम कर रहे हैं, इसलिए कि कराची तो है ही आर्मी के कंट्रोल में ना। अब आपको मैं बता दूं कराची का हाल। कराची का ये हाल है कि कराची का 75% एरिया कंटोनमेंट बोर्ड के पास है, जो कि कराची के मेयर के कंट्रोल में नहीं आता। मैं जब मेयर था जमशेद टाउन का तो मेरे पास कुछ लोग आए जमशेद टाउन से और उन्होंने कहा कि सर आप हमारे इलाके में तो कचरा ही नहीं उठता, कचरा उठवाने का प्रबंध करें, हमारे इलाके में कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। तो मैंने ऑफिसर्स को बुला के झाड़ पिलाई उनके सामने, वो बेचारे चुपचाप सुनते रहे। फिर जब वो लोग, मैंने उनको वादा किया कि हाँ कुछ करते हैं, आप फिक्र नहीं करो, मैं सब आपके इलाके का ट्रिप भी करूँगा, आके चेक करूँगा क्या क्या मसले हैं। और आप जब वो चले गए तो ऑफिसर ने कहा कि सर वो हमारा इलाका नहीं है। तो मैंने कहा जमशेद टाउन कह रहे थे। बोला सर वो कंटोनमेंट है, उनका अपना बजट होता है, उनका सब कुछ अपना होता है, वो तो कचरा उठाने का टैक्स लेते हैं आम आदमियों से, हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। 75% कराची का एरिया कंटोनमेंट बोर्ड के पास है। ये मुझे अभी किसी ने पूरे आंकड़े भेजे हैं। वहाँ के सड़कों बनाने का, रोड बनाने का, स्ट्रीट लाइट्स का, वहाँ के गार्डन्स का, वहाँ के सारे काम FWO के ज़रिए होता है, जो कि आर्मी के कंट्रोल में होता है। पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डर 2017 का एक कानून बना था जिसमें कराची पुलिस को कोर कमांडर कराची आर्मी का और DG रेंजर्स वो भी आर्मी के कंट्रोल में दिया गया, और एक कमेटी बनाई गई जिसके 3 मेंबर होंगे कराची के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से फैसला करने के। उसमें चीफ मिनिस्टर सिंध होगा, कोर कमांडर कराची होगा, DG रेंजर्स होगा, यानी 3 में से 2 तो आर्मी के हो गए ना। तो अब आप मुझे बताएं कि 2 पंजाबी मिलिट्री ऑफिसर्स और एक सिंधी चीफ मिनिस्टर किसकी चलेगी? तो कराची में फिर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो किसका है? 91 से तो आप रेंजर्स सिंध के खर्चे पे, सिंध की गवर्नमेंट के खर्चे पे रेंजर्स को पाल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। 91 का मतलब ये है कि साला 33 साल हो गए। अगर सिंध में रेंजर्स लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर सक रही तो किस हिसाब से आप 33 साल से इसको पाल रहे हैं?
कराची में 90% एरियाज में फेडरल गवर्नमेंट के बात चलती है। आप मुझे ये बताएं, दुनिया में कोई ऐसा शहर है जिसका 90% फेडरल गवर्नमेंट, 70% फौज के कंट्रोल में हो, और जहाँ पे फिर जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होती तो आप सिंध पुलिस को गालियाँ दोगे तो फिर तो उनका कसूर नहीं है ना भाई। फिर तो हमें समझ में आता है कि किसका कसूर है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा अफ़गान इशू पे बात हो जाए कि अफ़गानिस्तान के 24 लीडर हैं तालिबान के, जो यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में हैं, जिनकी ट्रैवलिंग पे पाबंदी थी है। उनमें से 4 लीडर्स डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल कबीर खान, होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी, इंटेलिजेंस के डायरेक्टर अब्दुल हक वासिक और हज के मिनिस्टर मोहम्मद साकिब के ऊपर पाबंदी टेम्पररी हटाई गई है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स की तरफ से, इसलिए कि ये 4 हज के लिए जाना चाह रहे थे, तो यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट की गई थी, तो इनको सऊदी अरब जाने की इजाज़त मिली है, तो ये सऊदी अरब गए हैं। पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तालिबान को रिकग्नाइज होने का काम हो रहा है। चाइना का वहाँ पे एम्बेसी खुल गया है, चाइना से बिजनेस डील हो रही है, माइनिंग के लिए चाइना को वो किया गया है। अफ़गानिस्तान तालिबान को बुला के मीटिंगें कर रहा है। अफ़गानिस्तान रशिया तालिबान को बुला के मीटिंगें कर रहा है। रशिया अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, मिलिट्री उसमें इंटरेस्टेड है। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। और मसला ये है कि ये तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने पाबंदी हटाई है। इस पाबंदी को होते हुए सिराजुद्दीन हक्कानी, असल टीटीपी का मामला, और आपको पता ही है कि हक्कानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है इस पूरे रीजन में, पख्तून बेल्ट में, ड्यूरन लाइन के दोनों तरफ। वो अभी इमारात गया और इमारात में शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब इमारात, रूलर ऑफ अबू धाबी से मीटिंगें की। और उसके साथ भी ये जो 4 नाम हटाए गए हैं वो उसके साथ थे उस वक्त। तो उस पे सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान भी दिया था कि हमारे मेंबर कंट्रीज़ को चाहिए कि जिनके ऊपर पाबंदी है उनको मेहमान ना बनाएं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का मामला अफ़गान इशू पे ख़राब होता जा रहा है। ये आप देखें कि अफ़गानिस्तान की तालिबान ने कंधार और पूरे अफ़गानिस्तान की मस्जिदों से चंदा जमा करना शुरू किया है जिहाद पाकिस्तान के नाम पे। टीटीपी को सपोर्ट करने के लिए चंदे जमा किए जा रहे हैं ताकि जिहाद पाकिस्तान किया जाए। इस वक्त अफ़गानिस्तान को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान से अगर जंग होती है तो पाकिस्तान अपने मिसाइल और एटम बम और ये सब उसके बढ़ जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका जैसी फ़ौज नहीं चल सकी, रशिया जैसी, सोवियत यूनियन जैसी फ़ौज नहीं चल सकी। तो फिर पाकिस्तान की क्या औकात है? फिर पूरा केपी, वज़ीरिस्तान वगैरह, फाटा के एरिया, ये सब भी अफ़गानिस्तान के साथ मिले हुए हैं। बलूचिस्तान ऑलरेडी प्रॉब्लम में, पीओके गिलगित बल्तिस्तान ऑलरेडी प्रॉब्लम में। पीओके गिलगित बल्तिस्तान इंडिया कब का ले चुका होता, लेकिन इंडिया के लिए भी सोचने का मकाम है कि इन लाखों रेडिकलाइज्ड कश्मीरी गिलगिती बल्तियों को हम कैसे ले लें, जहाँ पे पिछले 75 साल में पाकिस्तान की आर्मी ने इतना इस्लामिक रेडिकलाइजेशन किया है कि आज वो इंडिया में शामिल हो गए अगर, तो क्या इंडिया के लिए फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के साथ जब मिला था तो ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट ब्लॉक में था, वेस्ट जर्मनी कैपिटल ब्लॉक में था, लेकिन एजुकेशन थी। कम्युनिस्ट भी जो थे उनके पास एजुकेशन थी, नेशनलिज्म था, तो उसकी वजह से आसानी से मिलाप हो गया। और वेस्ट जर्मनी बहुत अमीर था, ईस्ट जर्मनी बहुत गरीब था, तो मिला के दोनों की करेंसी थी मार्क, जर्मन मार्क।
तो 10 जर्मन मार्क ईस्ट जर्मनी के, 1 जर्मन मार्क वेस्ट जर्मनी के बराबर वैल्यू थी। तो उस वक्त वेस्ट जर्मनी ने ऐलान किया कि जिसके पास ईस्ट जर्मनी का 1 मार्क है उसकी वैल्यू 1 मार्क वेस्ट जर्मनी के बराबर हो गई। तो जिसके पास ईस्ट जर्मनी में 100 मार्क थे वो 10 गुना बढ़ गए वैल्यू में, तो उससे बराबरी हो गई। इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी और एजुकेशन थी, नेशनलिज्म था, एक फेक बर्लिन वॉल क्रिएट की गई थी। यहाँ पे मामला दूसरा है, मज़हब की बुनियाद पे रेडिकलाइजेशन, वायोलेंट इस्लाम की इस हद तक जहर गिलगित बल्तिस्तान पीओ इस हद तक जहर गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के लोगों के दिलों में इस्लाम के नाम पे नॉन मुस्लिम्स के लिए भरा गया है कि भारत के लिए पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को भारत में शामिल करना इतना आसान नहीं होगा, वरना कब का भारत ने ये हासिल कर लिया होता। इस वक्त पाकिस्तान का वो हाल है कि इकोनॉमिकली, सोशली एंड मिलिटरीली तबाह है, क्योंकि आपकी फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं है, आपकी इकोनॉमी आपके भारी अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, आपकी सोसाइटी इस वक्त डफर्स, बिल्कुल जाहिलों पे मुश्तमिल है, जिनको मज़हब की बुनियाद पे इतना जाहिल बना दिया गया है कि ये पूरी दुनिया में जहाँ जाते हैं, मैं आपको कई चीज़ें दिखाता रहता हूँ, ये उल्टे सीधे काम ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।